चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। हमने ऑर्डर के बारे में पढ़ा और मैं बहुत दिनों से आपसे बोल रहा था मॉलिक्युलरिटी जैसी कोई चीज़ होती है, तो मॉलिक्युलरिटी आप पे आ गई। देखो, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन होती क्या है, समझो। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? मॉलिक्युलरिटी असली में ये बताता है, ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, डेटा ड्रिवन नहीं है, सोचा लोगों ने, है ना। मॉलिक्युलरिटी क्या है? मॉलिक्युलरिटी असली में अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, मान लो यहाँ पे मैंने कहीं केमिकल रिएक्शन लिखी 3A + 2B हमें प्रोडक्ट दे रहा है, 3A + 2B हमें कुछ प्रोडक्ट देगा। आप ये बताओ कि ये रिएक्शन किसी भी जगह हम करें, क्या पक्का या असली में 3A मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे? मतलब A के 3 मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करने जाएंगे, किन से? B के 2 मॉलिक्यूल से। या ऐसे भी हो सकता है कि दिखने के A के 3 हैं पर रिएक्ट 2 ही कर पाएँ, सिर्फ 2 पे ही इतनी एनर्जी है A के मॉलिक्यूल की कि जो रिएक्ट कर पाएँ और प्रोडक्ट बना पाएँ, या सिर्फ 1 पे है या सिर्फ तीनों पे है। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, जो दिखता है वो होता नहीं है। कि यहाँ पे जैसे 2B के मॉलिक्यूल हैं, क्या ज़रूरी है कि 2B के मॉलिक्यूल 3A के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करें? क्या पता 2B के मॉलिक्यूल पे इतनी एनर्जी ना हो, 2B की जगह सिर्फ 1B के मॉलिक्यूल पे इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्ट कर पाए। तो एक तो किसी काम का नहीं है, फालतू में लिखा हुआ है। यही चीज़ हमें मॉलिक्युलरिटी बताता है। मॉलिक्युलरिटी क्या बताता है कि देखने को तो कुछ भी हो केमिकल रिएक्शन में, पर असली में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे ताकि फेवरेबल प्रोडक्ट बन पाए और फेवरेबल रिएक्शन हो पाए, ये हमारी मॉलिक्युलरिटी होती है। द एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ कोलाइड करेंगे। ऐसे नहीं कि ये जा रहा, चल भाई तू लड़ ले मैं बाद में आऊँगा, नहीं, सब आपस में लड़ेंगे। तो क्या है? मॉलिक्युलरिटी इज एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली रिएक्ट करेंगे इन अ केमिकल रिएक्शन टू गिव फेवरेबल प्रोडक्ट, ठीक है। और आपको पता है कि कोई रिएक्शन होगी तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि एक भी मॉलिक्यूल ना करे। तो क्योंकि ऑर्डर 0 होता है, पर ये 0 नहीं होगा, क्योंकि कम से कम एक मॉलिक्यूल पे तो इतनी एनर्जी होगी ना कि वो रिएक्टेंट होके रिएक्ट करके रिएक्शन कर पाए, है ना, रिएक्ट कर पाए, प्रोडक्ट बना पाए, इतना तो हो गई। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या है? द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, या तो एटम्स हो गए या आयंस हो गए या मॉलिक्यूल हो गए, दैट मस्ट कोलाइड, जिनको लड़ना ही पड़ेगा, विद ईच अदर साइमल्टेनियसली, एक साथ, ताकि ये एक केमिकल रिएक्शन और फेवरेबल प्रोडक्ट बना पाए, और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो मॉलिक्युलरिटी क्या है? इट इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस दैट मस्ट, जिनको लड़ना ही पड़ेगा, दैट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, है ना, टू फॉर्म द फेवरेबल प्रोडक्ट एंड प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। किसी रिएक्शन को करने के लिए, किसी फेवरेबल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे C और O से हम CO2 बनाना चाहते हैं, CO ना बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके मॉलिक्युलरिटी ऐसे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि एक C का और 2 O का रिएक्ट करे, एक C और एक O ना करे। मतलब C तो तैयार है, पर ऑक्सीजन में इक्वल मात्रा में एनर्जी होनी चाहिए ताकि दोनों C से कोलाइड करें और मॉलिक्युलरिटी जो हमें फेवरेबल प्रोडक्ट के लिए चाहिए वो ऑब्टेन्ड हो, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली विद ईच अदर टू फॉर्म अ फेवरेबल प्रोडक्ट इन अ फेवरेबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होती है मॉलिक्युलरिटी, साइड रिएक्शन होती है, पैरेलल रिएक्शन होती है, तो आपको पता है मॉलिक्युलरिटी भी यहाँ स्लोएस्ट स्टेप से देखी जाएगी, ठीक है। ये सारा ऑर्गेनिक से रिलेटेड होता है, ये सारी स्लोएस्ट स्टेप से देखी जाएगी, और वो स्लोएस्ट स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। फ्रैक्शनल, पता नहीं यार, फ्रैक्शनल हो सकती ही नहीं हो सकती, मेरे हिसाब से तो मॉलिक्यूल आधे टेढ़े तो होते नहीं, तो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये बात है। अब हम थोड़ी सी कुछ ऐसी रिएक्शन से बात करेंगे जो दिखने में तो सेकंड ऑर्डर की लगती है, दिखने में तो उसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, पर असली में वो यूनिमॉलिक्यूलर होती है। दिखने में अपीयर होती है कि वो सेकंड ऑर्डर की है, पर असली में उसका मैकेनिज्म फर्स्ट ऑर्डर का होता है। इसे हम बोलते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है? दे अपीयर सेकंड ऑर्डर, दूसरे ऑर्डर की दिखती हैं, लगती हैं। कॉपी में देखोगे तो दूसरे ऑर्डर की लगेगी, पर उसका मैकेनिज्म फर्स्ट ऑर्डर का ही चलता है। मतलब एक उसमें जो रिएक्टेंट होगा वो किसी काम का नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर रहा होगा, बस वो ऐसी है, न्यूट्रल है,
सारा एक्शन दूसरा कर रहा होगा। तो दिखने को तो ए की पावर 2 है या ए बी है, पर बी काम का नहीं है, सिर्फ काम का ए है। ए ही मॉलिकुलैरिटी और फेवरेबल प्रोडक्ट को जन्म दे रहा है, बी किसी काम का नहीं है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे क्या होता है, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की सच में नहीं होती, बट सर्टेन कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है और दूसरे ऑर्डर की दिखती है। मतलब दिखती तो सेकेंड ऑर्डर की है ना, असली में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती। दिखती सेकेंड ऑर्डर की है, असली में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, पर किसी सर्टेन कंडीशन में वो फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करती है। तो सिंपल सी बात यह है, अपीयर होगी सेकेंड ऑर्डर की, पर काम कैसे चलेगा, उसका मैकेनिज्म फर्स्ट ऑर्डर का चलेगा। इसलिए इसे स्यूडो बोला है, काल्पनिक यूनिमोलिकुलर। काल्पनिक यूनिमोलिकुलर है, दिखने में सेकेंड ऑर्डर की है, पर काम उसका मैकेनिज्म कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ये बात है। ऐसे बहुत सी हैं, जैसे आपने बहुत बार बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट एंजाइम का नाम सुना होगा। तो जैसे हम शुगर का इन्वर्जन करते हैं, बायोमोलिक्यूल का पार्ट है, पर यहाँ पढ़ लो, शुगर का इन्वर्जन होता है, शुगर होती है केन शुगर, C12H22O11 जो होता है, इसमें जब हम इन्वर्टेज एंजाइम डालते हैं, कौन सी एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम, तो ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ग्लूकोज का बनता है, एक फ्रक्टोज का बनता है। सर दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे। ये ना आगे जाके तुम पढ़ोगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये होता है डेक्स्ट्रो, और ये होता है लेवो रोटेटरी, ये रोटेशन की बात है यहाँ। इसे पोलराइजेशन पढ़ोगे तुम आगे, पोलराइजेशन मैंने 11th में पढ़ाया था, वैसे ही है, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ये लीवर रोटेटरी है। देखो अभी तो ये 100% डेक्स्ट्रो है, यहाँ 20% डेक्स्ट्रो है और 80% लेवो है। तो तुम इस खुद ही सोचो, 80 ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा, 80 का ज़्यादा इफेक्ट होगा या 20 का, 80 का ही होगा। तो पहले ये मान लो डेक्स्ट्रो मतलब, अभी के लिए मान लो, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं, डेक्स्ट्रो मतलब ये राइट को पोलराइज होगा, राइट को रोटेट करेगा। पर जब इसका इन्वर्जन हो गया इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से, ये 2 मॉलिक्यूल बन गए ग्लूकोज फ्रक्टोज के लिए, तो अब ये लेफ्ट मतलब लेवो को रोटेट करेगा, तो एकदम से इन्वर्जन हो गया। ये लगा तो सेकेंड ऑर्डर का, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही हैं, पर ज़्यादा किसकी चल रही है, फ्रक्टोज की। हालांकि प्रोडक्ट के टर्म्स में बोलना नहीं चाहिए, पर बोल लेते हैं, है ना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में भी जाती है रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो जाती है स्पेशल केसेस में, बोला ना सर्टेन कंडीशन। तो पहले तो क्या था, एक ही के हिसाब का था, पर जब ग्लूकोज फ्रक्टोज बना तो दोनों की चलनी चाहिए थी, मतलब सैचुरेशन आना चाहिए था, ना ये लेफ्ट को जाता ना ये राइट को जाता। आगे देखोगे इसे, ऐसी प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन भी कहते हैं, आगे जाके पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल में। अभी हम स्पेसिफिक आ जाते हैं अपने टॉपिक में। तो है क्या, इसे दोनों की चलनी चाहिए थी, पर चल रही किसकी है, फ्रक्टोज की। पहले किसकी चल रही थी, पहले सुक्रोज की चल रही थी, अब फ्रक्टोज की चल रही थी। सोचा तो हमने साहब कि शुगर जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाएगा, 50-50% बनेगा तो दोनों की चलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं, चली तो सिर्फ एक की। रिएक्शन में दिख 2 रहे हैं, पर चल रही सिर्फ फ्रक्टोज की है। देखो इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन करा रखा है, वहाँ पे मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, θ0 माइनस θ इन्फिनिटी, θt माइनस θ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पीछे आता है, आगे माइनस रहता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे t। ये क्या है, पोलैरीमीटर की रीडिंग है। पोलैरीमीटर क्या होता है, जो प्लेन ऑफ रोटेशन की जो टिल्टनेस होती है उसको मीज़र करता है। मतलब बहुत से कंपाउंड क्या होते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट होती है जैसे टॉर्च की होती है, तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, तो उसे हम पोलैरीमीटर रीडिंग से पता करते हैं। तो आपको पता है θ0 क्या है, पोलैरीमीटर रीडिंग एट टाइम 0, ये इन्फानाइट टाइम में और ये किसी पर्टिकुलर टाइम t में। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का एक रिएक्शन और एक फार्मूला है। ऐसे ही हम जब हम इथाइल एसीटेट जो हमारा एस्टर है, उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, एस्टर स्वीटी स्मेल का होता है, तो आपका क्या बनता है, एसिड और अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे हम टाइट्रेटिंग मिक्सचर करते हैं किसी एक एल्कली से, कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली है उससे हम टाइट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार्मूला ये बन जाता है, V इन्फिनिटी माइनस V0, V इन्फिनिटी माइनस VT। आपको पता है वॉल्यूम एट 0, वॉल्यूम एट इन्फिनिटी, वॉल्यूम एट पर्टिकुलर टाइम t। ये किसकी वॉल्यूम्स है, ये एक एल्कली मीडियम की होगी, ठीक है। एक्वस भी हो सकता है, वो डिल्यूट भी हो सकता है, कंसनट्रेटेड तो नहीं लेना, ठीक है। फ़र्क क्या है, देखो जब पोलैरीमीटर आएगा तो इन्फिनिटी पीछे आएगा, और जब वॉल्यूम बोलेंगे टाइट्रेटिंग वाली तो इन्फिनिटी आगे आएगा, ठीक है। तो आपको होप कि मॉलिकुलैरिटी और सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन समझ में आया होगा। वेरी गुड। चलिए अब हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि हम ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी के बीच में डिफरेंस देख लें। देखिए ऑर्डर की क्या बात होती है, ऑर्डर तो सबसे पहले रेट लॉ से निकलता है, तो पहली बात तो यही है, इट इज़ द सम ऑफ द पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो पावर आती है ऊपर कंसंट्रेशन की, उनका सम होता है, ठीक है। दूसरी बात ये फ्रैक्शनल हो सकता है, आपने देखा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होती है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो हो सकता है। आपको पता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ऑर्डर और जो रेट है,
रेट ऑफ रिएक्शन, और जो ऑर्डर है हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से निकाला जाता है। जो सबसे स्लो स्टेप होता है उससे हम ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। दूसरी बात, आप ये देखो, ये नेगेटिव भी होता है ऑर्डर, और उसके बाद इसे हम, आपको पता है, एक्सपेरिमेंटली करते हैं। डेटा ड्रिवन होता है, ये एक्सपेरिमेंटली होता है। साथ में इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत चेंज आ जाता है। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे तो ऑर्डर में भी फ़र्क आता है और कैटलिस्ट का भी फ़र्क आता है। अगर आपको याद हो तो कैटलिस्ट का भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, ये आपको पता है। इसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। देखो, मॉलिक्यूलरिटी आपको पता ही है, वो असली मॉलिक्यूल जो किसी पर्टिकुलर स्टेप ऑफ ए रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। हमेशा नहीं होता, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, तो एक पर्टिकुलर स्टेप ऑफ ए रिएक्शन में जो असली में मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं और फेवरेबल प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड हो रहे हैं, उसे हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी असली के मॉलिक्यूल होते हैं रियलिटी में। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है पर माना है ऐसा। ये हमेशा होल नंबर में होगा, जीरो नहीं हो सकता बच्चे। हमेशा ये क्या होता है, हर स्टेप के लिए निकाली जाती है। ना यहाँ फास्ट देखा जाता है, ना यहाँ स्लो देखा जाता है। एवरी स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ हर स्टेप देखा जाता है। अगर कोई रिएक्शन 10 स्टेप में हो रही है तो हर स्टेप को देखा जाएगा। हर स्टेप से हमें मॉलिक्यूलरिटी के बारे में कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ ना कुछ इन्फो पता चलती है, इन्फॉर्मेशन पता चलती है, और हम अपने फेवरेबल प्रोडक्ट या रिएक्शन की तरफ बढ़ते रहते हैं। प्रेशर टेम्परेचर का यहाँ कोई चेंज नहीं होता, और ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये भी आपको पता है। तो सम अप करो, अब डिफरेंस में करेंगे, है ना। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन का जो पावर आता है उनका क्या है, सम है। ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी इज in any particular step of a reaction the number of molecule that actually taking part in that step that must collide simultaneously. So what is molecularity? In a particular step of a reaction, the number of molecules, ion या atoms that actually collide for a favorable reaction, इसे molecularity बोलते हैं। ऑर्डर जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर में होगी, जीरो को छोड़ के, ठीक है। ऑर्डर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूलरिटी इनवेरिएबल होती है, चेंज नहीं होती है। इसके बाद ऑर्डर और जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर, ये हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से निकाला जाता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी में एवरी स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बातें। उसके बाद ऑर्डर जो है एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है और मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, ये बात है। चलिए देखिए नई चीज़। मैंने आपको बहुत बार ओरली बताया है कि जैसे ही हम किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता था। रेट कांस्टेंट जो होता था ऑलमोस्ट डबल हो जाता था, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। वही हम लिख रहे हैं कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट कभी भी अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ ए रिएक्शन और जो हमारा रेट कांस्टेंट है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। यहाँ से हमने एक क्वेश्चन छोटा सा बन जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। आपको क्या होगा, आपको जैसे लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का के दे रखा रेट कांस्टेंट और 30 डिग्री सेल्सियस का रेट कांस्टेंट दे रखा। आपको पता है 20 + 10 होगा 30, 20 + 10 होगा 30। तो यहाँ से टेम्परेचर कोफिशिएंट भी निकल सकता है। हमें क्या करना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा 1 से बड़ा आएगा, तो हमें के बड़ा जो 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है उसका ऊपर रखना है और जो T डिग्री सेल्सियस है वो नीचे रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। इसका हमने आपका क्लास 11th स्टेट्स ऑफ द मैटर में इफेक्टिव कोलिजन वाला जो टॉपिक होता है, मोस्ट प्रोबेबल, है ना, काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, है ना, और रूट मीन स्क्वायर, वहीं से रिलेटेड है। तो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ने ये बोला कि भाई जो रेट ऑफ ए रिएक्शन है जनरली वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। वो 2 चीज़ें क्या हैं? पहले तो है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज़ एनीथिंग पर सेकंड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी हेयर इज़ डिनोटेड बाय Z. व्हाट इज़ इट? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इट इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट या द नंबर ऑफ कोलिजन डन बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। कब? पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट मिक्सचर। मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z क्या है कि आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने कर रहे हैं पर सेकंड और पर यूनिट रिएक्टेंट मिक्सचर के वॉल्यूम में। मतलब रिएक्टेंट मिक्सचर है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं Z,
ठीक है। इसके बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। दूसरा है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ये सबसे मेन चीज़ है। क्यों है ये मेन चीज़? क्योंकि मैंने आपको बताया अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 के 100 रिएक्ट नहीं करेंगे, 20 करेंगे, 30 करेंगे, 100 कभी नहीं करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है एक्टिव होने की, जिन्हें हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे कुछ ही मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमने फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल निकाला जो असली में रिएक्ट करके फेवरेबल प्रोडक्ट निकालता है। तो दैट मॉलिक्यूल विच एक्चुअली प्रोड्यूस प्रोडक्ट आफ्टर कोलिजन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन थ्योरी के हिसाब से दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो जेड क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है कि रिएक्टेंट मिक्सचर के 1 यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। जितने ज़्यादा करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन हमें ये बताता है कि दिखने को तो 100 मॉलिक्यूल हैं पर रिएक्ट 30 ही कर रहे हैं फेवरेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये चीज़ है। इससे रिलेटेड ग्राफ ये वाला तो आपने पहले ही पढ़ा है कि फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी, एनसीईआरटी खोलना, स्टेट्स ऑफ द मैटर में है ये। इसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको पता है एक काइनेटिक एनर्जी में पीक आता है। पीक कब आता है? मोस्ट प्रोबेबल। यहाँ दो चीज़ें पड़ी थी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी और मोस्ट प्रोबेबल आपकी स्पीड। ठीक है, तो होता क्या था यहाँ पे सिंपली इतनी बात है, मान लो मैंने आँख बंद करी और 1000 मॉलिक्यूल हैं। 1000 मॉलिक्यूल में से 10 चुन लिए। 10 में 7 मॉलिक्यूल ऐसे थे, बहुत ज़्यादा नंबर है 10 में 7, तो 10 में 7 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी लगभग एक जैसी ही थी। उस काइनेटिक एनर्जी को हम मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, ऐसी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी आती है, तो एक पीक आता है, ये देखना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि आपको पता है कि रेट कांस्टेंट तो डबल हो जाता है जब भी हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हैं, पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कितनी बढ़ती है? किन मॉलिक्यूल के? जो असली में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज सिर्फ 3% होता है, ये याद रखना फैक्ट है। इसके बाद यहाँ देखो कि 10 डिग्री राइज करने से होता क्या है। तो सर ये तो 10 ऊपर बनाना चाहिए था, ये नीचे नहीं। देखो 10 टी पहले से था, उसमें हमने 10 बढ़ाया, तो फ़र्क देखो क्या पड़ा। मान लो ये उतना एरिया पार्ट है, ये जो नीचे वाला है ये उतना एरिया पार्ट है कि जहाँ पे टी टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे। टी टेम्परेचर पे ये एरिया वो डिपिक्ट कर रहा है। ये एरिया सिर्फ ये बता रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट गेट्स कोलाइडेड इन टाइम टी। पर जैसे ही हमने t+10 करा तो ये छोटा पार्ट और ऐड हो गया। ये छोटा पार्ट वो बता रहा है जो t+10 पे कर रहे हैं, तो टोटल पार्ट t+10 पे ये पूरा हो गया। ये सिर्फ कितना है एट t और ये कितना है t+10, तो पूरा मिला के मतलब ये पूरा पार्ट जो है t+10 है। ठीक है, तो ये याद रखना इतने फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल है। चलिए अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि रेट का फार्मूला जेड मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी और फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ क्या है। तो रेट जनरली Z/F है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक और फैक्टर आ जाता है जैसे ओरिएंटेशन। कोई मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा और वो ऐसे से कोलाइड कर रहा है, या दोनों सामने कर रहे हैं, या ऐसे कर रहे हैं, या ऐसे कर रहे हैं, तो ओरिएंटेशन फैक्टर या बल्कि फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर भी एक आ जाता है। उस पर बेस देखो फार्मूला ये रहा, K = PZE - E/RT। ये जो चीज़ है ना ZE - E/RT, ये आपको थोड़ी आगे समझ में आएगी, पर अभी के लिए यहाँ पे P जुड़ गया। P है आपका स्टेरिक या बल्कि फैक्टर। अब हम आगे हैं किस पे, जो हमने पहले ही पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। होता क्या है देखो, सारी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होती। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन है, जैसे एक रिएक्शन M पे कि A + B2, ये रिएक्शन बननी चाहिए ऐसे AB + B। ठीक है, मान लो अभी रूम टेम्परेचर में 27-28 डिग्री सेल्सियस में इस पे एनर्जी है ER, एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इस पे इतनी एनर्जी है, पर इसे ना एक यहाँ पे हम ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ रहे हैं कि होगा क्या कि A + B2 डायरेक्ट AB + B नहीं बनेगा, होगा ऐसे कि बीच में एक ट्रांजिशन बनेगा जो होगा ABB या BAB या BBA, ऐसा एक ट्रांजिशन बनेगा। वो ट्रांजिशन फिर टूटता है और फेवरेबल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजिशन बनने के लिए ना हमें एक बैरियर पार करना पड़ता है, एनर्जी बैरियर। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स टूटता है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उस एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँचने के लिए हमें एक बैरियर को पार करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड बैरियर। एक थ्रेशोल्ड पता है ना आपको, थ्रेशोल्ड मिनिमम सर्टेन वैल्यू, वो चीज़। अब
क्या होता है, रिएक्टेंट है, उससे क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए हमें एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी दो तरीके की एनर्जी से बनती है। एक एनर्जी वो है जो हर समय रहेगी, जैसे रूम टेम्परेचर में है, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये रही और आप पे इतनी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये रही, आप पे इतनी एनर्जी है। तो ये जो छोटा सा गैप है एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को, ये छोटा गैप मिल जाए तो ये थ्रेशोल्ड तक पहुंच सकता है। एनर्जी ऑफ द रिएक्शन तो ये रही, ठीक है, और थ्रेशोल्ड यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पे तो आप पे A+B2 है रिएक्टेंट और कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा। तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचना है तो ये जो छोटी सी चीज़ है, ये जो बैरियर है, इसे पार करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को कुछ एनर्जी चाहिए कि वो थ्रेशोल्ड बन जाए। एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को कुछ एनर्जी मिल जाए, कुछ बैरियर वाली एनर्जी मिल जाए कि वो क्या बन जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाए। उस बैरियर वाली या थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बैरियर एनर्जी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बैरियर एनर्जी। दो डेफिनेशन नहीं बनानी पड़ेगी, एक पे काम चल जाएगा कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बैरियर एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स to form the activation complex and then finally form the product। तो पहले ये बैरियर तो पार करना है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में चाहिए एनर्जी पहले से तो है, पहले से कौन सी एनर्जी है, रिएक्शन वाली, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ताकि क्या हो, कॉम्प्लेक्स बने और प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो यही है। अगर आप देखो थ्रेशोल्ड के टर्म में देखो ना, तो एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इधर आके प्लस हो जाएगी, ये जो -E रिएक्शन है ये इधर आके प्लस हो जाएगा। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है कि उसके बाद तो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनने के लिए आप पे दो तरह की एनर्जी चाहिए होती है। एक तो पहले से होती है कुछ मॉलिक्यूल्स पे, क्योंकि वो रैंडमली कोलाइड करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये तो आपके रूम टेम्परेचर में है, पर बहुत सी रिएक्शन रूम टेम्परेचर से ऊपर होती है, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पार्ट और चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड मतलब क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा वाया कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन से प्रोडक्ट बन गया वाया कॉम्प्लेक्स। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तो आप पे एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है जो वहाँ जाके प्लस होगी, किसके साथ, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, ठीक है। तो थोड़ा ग्राफ देखो, कोर्स ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन ऐसी है, ये है हम पे। अब देखो आपको पता है, ये तो मैंने एक्सोथर्मिक बना दिया कि एनर्जी भी रिलीज़ होगी। तो ज़रा समझो, आप पे A+B2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तक आप पे कौन सी एनर्जी है, रूम टेम्परेचर में एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब आप थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँच जाओ, और कॉम्प्लेक्स के बाद सीधा फिर वो डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा जो आपका है AB+B। यहाँ तक पहुँचने के लिए ये एनर्जी बैरियर पार करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये ET क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और आपको ER पता है आपको, एनर्जी ऑफ द रिएक्शन होती है ना। ये डेल्टा H क्या है, वही एक्सोथर्मिक के लिए हीट ऑफ द रिएक्शन जो निकलती है ना। तो चाहे आप ER इसे बोल लो, पर ये दोनों एक ही लेवल में, तो हमने इसे एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बोल दिया, ठीक है। प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन ये देख लो। तो समझना क्या है भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाया कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे, जब कुल मिला के एनर्जी कितनी होगी, थ्रेशोल्ड होगी। कुल मिला के एनर्जी कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें दो पार्ट में मिलती है, एक तो नेचुरल होती है कि जो कौन सी है, हीट ऑफ द रिएक्शन या एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये सब पे ही होती है रूम टेम्परेचर में। तो मान लो ये है, ठीक है, और एक बीच में ये है, ठीक है। तो ऐसे मान लो, अब ये जो पहला वाला है, पहले दो नीचे और ये वाला, ये हमारी एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये एक्टिवेशन है, ये हमें पर्टिकुलर तरीके से मिलता है, जैसे कैटलिस्ट या हीट या प्रेशर बढ़ा के एक्सटर्नल कॉज से, ये है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि कॉम्प्लेक्स बने और फिर वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाए। नेचुरली कौन सी होती है, रिएक्शन वाली, और थ्रेशोल्ड एनर्जी फाइनल वो एनर्जी है जो दोनों का सम है, ताकि हमारा रिएक्शन हो ही जाए, ये बात है। कुछ बातें यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जैसे आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है तो उनको ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती, वो एकदम से हो जाती है, फास्ट होती है, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। मतलब उनका एनर्जी ऑफ द रिएक्शन और थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है उनके बीच में गैप बहुत कम होता है एक्टिवेशन एनर्जी वाला, तो वो एकदम से करती हैं। जबकि जो स्लो रिएक्शन है, ऑर्गेनिक है, ये जो रिएक्शंस होती हैं बहुत स्लो होती हैं, तो इसमें क्या है, एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी नहीं है, रिएक्शन की एनर्जी खुद ब खुद इतनी ज़्यादा नहीं है, बनाना यहाँ है, यहाँ जाके डिकम्पोज होकर बनेगा, तो इतना बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, ये चीज़ है। अब जैसे बहुत सी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का भाई एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग होती है, याद रखना, सेम नहीं होती, ठीक है। ये समझ में आया।
कोवेलेंट या जो ऑर्गेनिक होती है उसमें क्या होता है, एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इतनी है, थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर है, तो ये गैप बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है। फाइनली एनर्जी ऑफ द रिएक्शन नेचुरल होती है रूम टेम्परेचर वाली। ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो फाइनल एनर्जी है जो टोटल है, सम है, समेशन है, जो एनर्जी जिसकी वजह से रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स के वाया प्रोडक्ट बना देता है, और ये थ्रेशोल्ड है, ये एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है। तो इस गैप को, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सप्लाई करनी पड़ेगी एक्सटर्नल कॉज से, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये आप याद रखना। ठीक है। ये तो देखिए फाइनली अब हम लास्ट टॉपिक अरेनियस इक्वेशन में आ गए। देखिए अरेनियस इक्वेशन बेसिकली दी ऐसी थी, पर हम लॉग वाली फॉर्म यूज़ करते हैं क्या, कि के ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। के आपको पता है रेट कांस्टेंट होता है, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है यूनिवर्सल वाला, ई ए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ए नई चीज़ आ गई, मैंने बोला था ना ये ई माइनस आर टी आएगा दोबारा, अब पी की जगह ए आ गया, यही वो चीज़ है, इसे बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है। कुछ बातें यहाँ पे गौर करने वाली, ए और ई ए को हम अरहेनियस फैक्टर कह देते हैं कलेक्टिवली, और ये जो ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी है इसे बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन फैक्टर, ये चीज़ है। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसको ना दोनों साइड लॉग ई ले लेते हैं, तो देखो लॉग बेस ई के, बहुत से लोग लॉग बेस ई को एलन भी लिखते हैं, एलन नेचुरल लॉग। ठीक है। और यहाँ पे लॉग लगाया, लॉग बेस ई ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। देखो यहाँ दो वो हैं, एक तो ए है और एक ये पूरा है, तो लॉग ए बी लगेगा। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। लॉग ए बी कितना होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए, और फिर आएगा प्लस लॉग बेस ई फिर ई माइनस ई ए बाई आर टी। ये आपको पता है लॉग अपनी पावर आगे भेजेगा, ये जो माइनस ई ए बाई आर टी है ये आगे आएगा। लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस ई ए बाई आर टी आगे आया, यहाँ पे बचा लॉग बेस ई और यहाँ पे ई। लॉग सेम बेस सेम वेरिएबल कितना आता है? 1 आता है। ठीक है। तो आप पे क्या हुआ? लॉग बेस ई के बराबर लॉग बेस ई ए और माइनस ई ए बाई आर टी। अब मान लो आप पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट है, क्योंकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर के विल बी डिफरेंट, अलग अलग टेम्परेचर के लिए के भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यहीं से हम दो चीज़ बनाते हैं। मान लो पहले टेम्परेचर T1 है, तो लॉग बेस ई K1 आया, अरहेनियस फैक्टर तो वही रहा या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर वही रहा, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी होगी। ठीक है। और R भी वही है, T की जगह T1 होगा। ऐसे यहाँ पे लॉग बेस ई दूसरा टेम्परेचर है 2। ठीक है। तो लॉग बेस ई ए माइनस ई ए बाई आर T2। आप ये मान के चलना कि T2 इज़ ग्रेटर देन T1, ये मान के चलना आप लोग, है ना, कि T2 क्या है? T1 से क्या है? ज़्यादा है। अब देखो, अब है क्या, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, और सेकंड माइनस क्या कर दिया? फर्स्ट कर दिया। सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया तो होगा क्या? लॉग बेस ई K2 माइनस लॉग बेस ई K1। ठीक है। इस इक्वल टू पहले ये लिख लेना, क्या है? लॉग बेस ई ए माइनस ई ए बाई आर T2। ठीक है, ऐसे लिख लिया। और फिर ये आएगा माइनस में, माइनस कितना? माइनस लॉग बेस ई ए माइनस ई ए बाई आर T1, ये आ गया। ठीक है। अब होना क्या है? कुछ नहीं, इससे तो ये कट गया ना, ये प्लस है ये माइनस है, और आप पे बचा अब लॉग बेस ई K2 माइनस लॉग बेस ई K1। आपको तो सीधा फार्मूला यूज़ करना है, कोई बात नहीं बच्चे। और देखिए यहाँ पे बचा माइनस ई ए बाई आर T2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई ए बाई आर T1, ये बचा। एक काम करो, अब लॉग ए माइनस लॉग बी लगाओ और ई ए बाई आर कॉमन लो। ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा? लॉग बेस ई लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी,
तो log बेस ई K2/K1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप पे आ जाएगा EA/R कॉमन ले लो, पॉजिटिव पहले, तो 1/T1 माइनस 1/T2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। पर इसे जनरली हम किस में यूज़ करते हैं, log बेस 10 में यूज़ करते हैं। तो जब भी log बेस 10 लगाओगे, K2/K1 करोगे, तो आपको पता है ना बेस 10 लगाएंगे, इसको कन्वर्ट करना हो तो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2.303 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए यही होता है, EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। और ये 2.303 जनरली यहाँ अच्छा नहीं लगता, तो इसे वहाँ भेजेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, और फाइनली आपके अर्हेनियस इक्वेशन आ जाएगी। क्या आएगी, देखो आप पे आएगी log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2, ये आप पे आ जाएगी फाइनली। अब सबसे मेन बात क्या कि यहाँ R की वैल्यू क्या, क्योंकि एनर्जी वाली टर्म है, तो R की 8.314 ले लेना जूल पर मोल केल्विन। कब, जब EA किस में हो, जूल में हो। बट अगर आपका EA खुद कैलोरी में, तो R की वैल्यू आपकी आएगी 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये देख लेना, जब कैलोरी है तो 2 लेना, जब जूल है तो 8.314 लेना। क्लियर, बहुत बढ़िया, ऐसे करना है इसे। चलिए अब देखिए, जो अभी हमने फॉर्म पढ़ी क्या कि K इज इक्वल टू AE माइनस EA/RT, ये जो हमने फॉर्म पढ़ी, अगर हम इसमें लॉग ले लें तो फॉर्म ये वाली बनेगी। आपको पता है यहाँ पे K1, तो यहाँ T1, यहाँ K2, यहाँ T2। इसका एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो तो सिंपल सी बात है, log K को हम y में रखेंगे, ठीक है, 1/T को हम x में रखेंगे, T नहीं है 1/T है, 1/T को x में, तो बस फिर बात सारी क्लियर। 1/T के साथ जो भी चीज़ आएगी वो स्लोप होगी m, और log A आपका y इंटरसेप्ट होगा। स्लोप नेगेटिव है तो नीचे को आई, log A आपका y इंटरसेप्ट हो गया, और स्लोप है माइनस EA/2.303R। याद रखना, माइनस EA/2.303R, ग्राफिकल फॉर्म में भी आता है आप पे क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें फाइनली ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी, लगभग दूसरी तीसरी वीडियो में इसी की, केमिकल काइनेटिक्स की, कि कैटलिस्ट की मदद से क्या होता है, पाथ अब छोटा हो जाता है, मतलब अल्टरनेट पाथ मिलता है, तो अब उतनी एनर्जी नहीं लगेगी जितनी पहले लग रही थी। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हमें कम चाहिए, मान लो हम किसी वजह से प्रेशर टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर सकते और एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम ही लगानी है, तो हम क्या करें, कैटलिस्ट का यूज़ कर लें। कैटलिस्ट के यूज़ करने से एक्टिवेशन एनर्जी में देखो क्या फ़र्क आता है। देखो log K2/K1 आप पे क्या था, EA/2.303R था ना, याद है आपको, EA/2.303R था। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं कर रहे। इसी की फॉर्म बनाएंगे log K2/K1 E2/2.303RT माइनस E1/2.303RT। ये E2 E1 क्या है, तो देखो K1 वो रेट कांस्टेंट है जब कैटेलिस्ट का यूज़ ही नहीं करा, और उस समय जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो E1 थी, पर जब हमने कैटेलिस्ट का यूज़ कर लिया तो अब आपका रेट कांस्टेंट K2 हो गया और एक्टिवेशन एनर्जी अब E2 होगी। पर एक बात याद रखना, यहाँ पे फंसोगे कहाँ, कैटेलिस्ट का यूज़ करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो पहले ज़्यादा लग रही होगी, अब कम हो रही होगी। तो मतलब बिफोर क्या थी एनर्जी E1 और आफ्टर क्या है E2, तो E1 ग्रेटर देन E2 होगा, मतलब यहाँ से नेगेटिव ही आएगा। बस देख लो, E2 माइनस E1 डेल्टा E हो जाएगा, 2.303 RT पहले से है। E1 क्या है बिफोर कैटेलिस्ट, E2 क्या है आफ्टर कैटेलिस्ट, बड़ा कौन होगा E1, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है जब हम कैटेलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये देख लो, ठीक है, दोनों चीज़ें।